कैसा है कि आपको सिर्फ एक्टिंग नहीं आना चाहिए, कहाँ करना है वो भी आना चाहिए। तो उतना एक्टिंग सीख लो कि आप 4 जगह पे खड़े रह के एक्टिंग कर सकते हो, तो आप घर पे भी कन्विंस कर सकते। एक फिल्म है, मराठी फिल्म है, दोघा तिसरा आता सगळा विसरा, तो वो फिल्म में ना 10 बच्चे चाहिए। लोग उन्होंने बोला कि आप ऐसा है, आप लेके जाओ इनको, तो हम लोग सब ओके आज हमारे साथ है मयूरेश सर, तो स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं सर आप? बहुत ही बढ़िया, आप कैसे हो? मैं सही हूँ, ऑलवेज हैप्पी। स्टार्ट करते हैं, हमारी ऑडियंस को समझाते हैं कि एक्टिंग करियर क्या होता है, एक्टिंग में फील्ड्स क्या होती हैं, अलग अलग चीज़ें, और जो फैमिली को लगता है कि एक्टिंग में कोई फील्ड नहीं है या फिर एक्टिंग कोई एज अ करियर जैसे वो नहीं लेते एज अ कैरियर या फिर कुछ और, तो उसके ऊपर बात करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं कि आपसे स्टार्ट करते हैं पहले से कि आप कहाँ से हो, आपने इसको करियर कैसा चुना? देखो, सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन, मेरा नाम मयूरेश खोले है, लेकिन मैं पैदा पुणे में हुआ था और उसके बाद इन 1 और 2 ईयर्स मुझे याद भी नहीं मैं पुणे में कितना रहा, क्योंकि शायद 1.5 या 2 साल का था तभी पापा को रेलवे का जॉब मिला। सो वी केम टू मुंबई। तभी हम लोग इनिशियली 4 to 5 ईयर्स नालासोपारा में रहते थे, तो बचपन का मुझे नालासोपारा से याद है, बाकी पुणे से कुछ याद नहीं है, लेकिन नालासोपारा में रहे हम लोग, वहाँ पे बहुत मज़ा किया। तब पहली बार स्कूल में तभी गए थे, तो फिर और मतलब मुंबई जैसा है भी नहीं नालासोपारा, मतलब थोड़ा सा छोटा, तभी तो बहुत ऐसा छोटा लग रहा था, ऐसा मतलब पूरा नालासोपारा पता था हम लोग को, इतना छोटा हो के भी मैं, क्योंकि मेरा बड़ा भाई है तो आई यूज्ड टू रोम अराउंड वेरी आराम से, क्योंकि मेरा बड़ा भाई है मेरे साथ, वो भी क्या बहुत बड़ा नहीं था, 4 साल ही बड़ा था, लेकिन फिर भी बहुत इजीली हम लोग घूमते थे। तो पूरा नालासोपारा जितना मुझे मेरे घर से स्कूल तक पूरा का पूरा पता था, तो ऐसा लगता था कि यार यही है, इतनी ही दुनिया है। लेकिन बाद में हम लोग ठाणे में शिफ्ट हुए, खुद का घर लिया, आई थिंक इन 2000 या 2001 में। तो फिर फर्स्ट या सेकंड से मैं ठाणे में ही हूँ। तो फिर मेजरली स्कूल का पूरा पीरियड जो हम लोग फर्स्ट से बोलते हो, उसके पहले तो होता है सीनियर केजी, जूनियर केजी और वो सब, लेकिन मेजरली फर्स्ट से मैं 10th तक ठाणे में था। एक ब्राह्मण शिक्षण मंडल नाम का एक हम लोग का स्कूल है घंटाड़ी के यहाँ पे, तो वहाँ पे मैं था, उधर स्कूलिंग किया पूरा। बहुत ही बढ़िया स्कूल है, ठीक ठाक है, सब अच्छा है, वहाँ पे भी सीख लिया थोड़ा। और उसके बाद साइंस में इंटरेस्ट था, तो साइंस में इंटरेस्ट होने के वजह से सारे तभी फर्स्ट टाइम वो बेस्ट ऑफ 5 और ऑनलाइन एडमिशन्स का तभी फर्स्ट टाइम चालू हुआ था शायद। तो तभी हम लोग को मैंने पहला प्रेफरेंस था केड़कर कॉलेज, क्योंकि साइंस के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है केड़कर कॉलेज, जो मुलुंड में है, वीजी वजे कॉलेज। तभी वो एंट्री डाला था फर्स्ट पे, तो वो हो गया। और तभी का रूल था कि अगर आपका फर्स्ट प्रेफरेंस अगर लग गया ना कॉलेज, तो आपको फिर उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। तो कुछ चॉइस नहीं थे, चॉइस हम लोग ने, मैंने 15-20 या कॉलेजेस कुछ तो डाले थे, लेकिन पहला केड़कर था, तो फिर वो लग गया, तो वहीं पे एडमिशन हो गया। और और पहले से ये सारी चीज़ों में इंटरेस्ट था, एक्टिंग में था, मतलब कभी टीवी पे देख लिया तो वो जो कुछ कर रहे, थोड़ा स्टंट होगा या कुछ होगा, तो मैं मेरा घर पे गद्दे पे ट्राई करता था, ये करके देखो, वो करके देखो। तो मेरे माँ को भी पता था कि थोड़ा इंटरेस्ट है, लेकिन एक बार आई थिंक 7th या 8th में मैंने ओपनली बोला था कि मुझे एक्टिंग करना या एक्टिंग सीखना है। आपकी एज क्या थी उस समय? 7th 8th में क्या होती है एज नॉर्मली? 7 + 5 12-13 ईयर्स का था। तो फिर तभी मुझे लगा कि हम लोग सीखेंगे यार, एक्टिंग सीखे। तो थैंक्स टू मॉम की तभी उन्होंने वो सीरियसली ले लिया कि वैसे भी माँ हम लोग मेरे बचपन से शी यूज्ड टू सी कि अलग अलग क्लासेस में जाए, एज इन नॉट ट्यूशन क्लासेस, लेकिन जिम्नास्टिक्स में गया, स्पोर्ट्स के इसमें गया, कोई अलग अलग, कि उसको भी एक्सप्लोर करना चाहिए कि क्या, अगर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो उधर से वो कि अलग जाएगा कि हाँ चलो स्पोर्ट्स में मुझे करियर करना है। मतलब ऐसा नहीं था मम्मी का कि कुछ तो अलग करो, लेकिन अलग आपको पता तो होना चाहिए, ये इधर जाना है उधर जाना है वो आपके ऊपर है, या नॉर्मल जो लाइफ है, जो कुछ को आप इंटरेस्ट है जिसमें आपको करना है वो करो, लेकिन एटलीस्ट देखो क्या है, किधर है। तो इसलिए माँ ने तभी मुझे, उसने फिर थोड़ा रिसर्च किया और एक एक्टिंग क्लास था, हम लोग ठाणे में ही था, तो फिर तभी हम लोग, मुझे पहली बार तभी एक्टिंग क्लास में, तभी आई थिंक मैं 8th या 9th में था, तो क्लास में गया और तभी जो कुछ बेसिक रहता है, अभी एक्टिंग क्लास में भी ना आपको सिखाते नाटक से ही है, एक्टिंग डायरेक्टली नहीं रहता, वो आपको पहले उसके टेक्निकल जो सारी चीज़ें वो धीरे धीरे समझाते हैं, और उसके बाद आपको धीरे धीरे कि हाँ करना कैसा है कि आपको सिर्फ एक्टिंग नहीं आना चाहिए,
कहाँ करना है वो भी आना चाहिए। एक्टिंग तो आप घर पे बैठ के नहीं करने वाले हो, आपको किधर जो जाके करना है, या नाटक में करना है या फिल्म में करना है। तो उन लोग तभी वो लोग हमें इसका थोड़ा दे रहे थे कि ये नाटक रहता है, तो हम लोग को इम्प्रोवाइजेशंस करते थे, अलग अलग टॉपिक्स देते उसके ऊपर, फिर हम लोग को इमेजिन करने कहते थे कि ये इस पे क्या करोगे, उस पे क्या करोगे। तो इसमें थोड़ा टेक्निकली मतलब बोलते ना शार्पनेस आ गया। और उसके बाद बस उतना ही। और तभी था कि एक फिल्म है, मराठी फिल्म है, दोघा तिसरा आता सगळा विसरा। तो वो फिल्म में ना थोड़े बच्चे चाहिए थे उनको। तो तभी उन लोग का जो ये था, क्या बोलते हैं हम उसको, उनकी पहचान थी वो एक्टिंग क्लास वालों से, जो एक्टिंग क्लास के जो हेड थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा है, तो हम लोग एक 9-10 बच्चे चाहिए। तो हम लोग को उन्होंने बोला कि आप ऐसा ऐसा है, आप लेके जाओ इनको। तो हम लोग सब तभी कुछ किया नहीं उस फिल्म में, कुछ ग्रेट नहीं किया। वो जो क्या सोसाइटी में भागते रहते हैं बच्चे और क्रिकेट विकेट खेल रहे, तो जो लीड एक्टर्स है वो लोग भी हमारे साथ आके क्रिकेट विकेट, तो ऐसे सारे छोटे छोटे। तो तभी सिर्फ देख लिया था कि फिल्म होती कैसे। ओके, आप एक्टिंग करियर में जब आए हो, आपने किसी से मोटिवेट लिया है, किसी से सीखा है, या फिर मतलब आप एक्टिंग करियर में कैसे आए, किसी को देख के आए? नहीं, किसी को देख के तो नहीं है, मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, मतलब इसको देख के आए उसको देख, ऐसा तो नहीं है। लेकिन मम्मी पापा को ऐसा लगता था कि मुझे शाहरुख पसंद है, जो कि है, नहीं है ऐसा नहीं, लेकिन उनको देख के नहीं आया हूँ। लेकिन उनसे बहुत इंस्पायर हुआ, मतलब जो कि अभी हम लोग पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है शाहरुख खान के इंटरव्यूज़ और उनके बातें, और एज ए ह्यूमन ही इज़ सो वो ही स्टिल मोटिवेट्स मी कि क्या करना है लाइफ में, कि बाकी कुछ नहीं, तो उनके जैसा मतलब इंसान भी बन सके तो भी बहुत है। एक्टिंग तो वो तो आपका स्किल है, टैलेंट है, वो आपके ऊपर है, वो तो आपको करना है, वो तो कोई आदमी और उसके एक्टिंग आपको नहीं सिखा सकता। वो तो भी शाहरुख खान जी भी अपनी एक्टिंग कहीं से सीखे नहीं होंगे। वो भी कैसे कि उनकी एक स्टाइल है, उन्होंने जो कि रोमांटिक एरा उन्होंने लाया, वो उनकी स्टाइल थी। तो वैसे हर बंदे की अपने अपने एक स्टाइल रहती है। तो फिर आप कभी किसी से मोटिवेट हो सकते हो कि ये बढ़िया एक्टिंग करता है, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा चोरी कर सकते हो, इधर से थोड़ा, इधर से थोड़ा, इधर से थोड़ा। चोरी मतलब चोरी नहीं, इन्फ्लुएंस हो सकते हो, लेकिन वही है कि फाइनली करना आपका ही है, वो आप कॉपी नहीं कर सकते। और कॉपी किया तो लोग पहचान भी लेंगे, अरे ये थोड़ा शाहरुख जैसे करता है ये काम, वही है। तो फिर वो तो हम लोग ने देख लिया ना शाहरुख, और दिखता भी हमको शाहरुख। आप आपका दिखाओ, जो कुछ है आप दिखाओ। ओके, क्लियर करते हैं थोड़ा। करियर एक्टिंग में कितने साल लगता है? अगर आप एक्टिंग फील्ड में आ गए हो तो कितना साल लगेगा आपको? सर इसका बेसिकली आपको समझाता हूँ मैं। मुझे मेरे यंग एक फ्रेंड ने बताया, आप कोई भी करियर में जाओ, आपको 1000 आवर्स देने ही पड़ेंगे। आपको 1000 आवर्स के बाद आपको समझ में आएगा कि आप उस करियर में कहाँ तक पहुँचे हो। आपको समझ में आएगा उस करियर में इतने सारे डेज देने के बाद, 3 साल देने के बाद आपको समझेगा कि हाँ, ये करियर में मुझे करना क्या क्या है, क्या क्या फेस करना पड़ेगा। तो एक्टिंग में उतना ही है या फिर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क है? देखो, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क भी है, और उसके साथ थोड़ा नसीब या लक वाला जो पॉइंट है वो भी बहुत मैटर करता है। क्या यूज़ होता है लक यूज़ होता है, जिनकी अभी क्या सकते हैं, मतलब आई थिंक आप हार्डवर्क करते रहो, शायद लक आपको ढूंढ ले, इज द थिंग। ओके। तो वही है कि आप अभी देखो, जो लक है वो तो अपने हाथ में नहीं है, अपने हाथ में है हार्डवर्क। तो हार्डवर्क करते रहेंगे तो शायद आगे जाके आपका लक रहेगा तो आपको काम भी मिलेगा, लेकिन एटलीस्ट हम लोग सेटिस्फाइड रहेंगे कि काम तो मैंने पूरा किया। और आप जैसे बोल रहे हो कि कितना साल लगेगा, देखो कई बार तो किसी ने चालू किया और उसको 1 साल में भी बहुत सारे काम मिलना चालू होता है। और कोई ऐसे बहुत तगड़े एक्टर्स है कि जिनको काम 18, 19, 20 साल के बाद मिला है। और ऐसा नहीं है कि 18, 19 साल वो खराब एक्टिंग कर रहे थे और 20 साल के बाद उन्होंने अचानक अच्छा एक्टिंग करना है। वो 20 साल भी उतनी ही बढ़िया एक्टिंग करते थे, लेकिन वो रिकॉग्नाइज 20 साल के बाद हुआ है। सो इसका कुछ पैरामीटर्स नहीं है कि इतना काम करो आपको इतना मिलेगा, नहीं। कभी कभी आप इतनू सा काम करके वो आपको इतना मिलेगा, और कभी इतना काम करके भी आपको इतनू सा मिलेगा। वो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन क्या है, सर्कमस्टेंसेस क्या, आपका फेम क्या, आपका फेस वैल्यू क्या, वो सारी चीज़ें। बस लगे रहना है, वही है। ओके, आप जब एक्टिंग कर रहे हो सोलो, बहुत डिफरेंस होता है जब आप एक टीम हैंडल कर रहे हो। मतलब इतना बड़ा डिफरेंस हो जाता है। हमने देखा है उस फेस्ट में इतनी बड़ी बड़ी टीम आती हैं, उसे हैंडल करना। हमने उनकी रूल्स जब हमने पढ़ा था ना, वी आर शॉक्ड कि अगर कुछ सेकेंड्स में, अगर आपका कुछ मिनट्स में अगर आपका वो हुआ नहीं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। कुछ चीज़ें होंगी तो उसमें आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो
टीम कैसे हैंडल कर पाते हैं, बिकॉज हर किसी के अंदर ये चीज़ नहीं होती, सही है। हर कोई टीम हैंडल कर पाए। टीम हैंडल करना फैमिली हैंडल करने जैसी होती है। बहुत। तो आपने कैसे हैंडल किया टीम को? तो आपने अभी ऑलमोस्ट पॉइंट बता दिया कि फैमिली में भी देखो कोई टीम ही तो है फैमिली भी, कि 4 5 6 7 जो लोग हैं फैमिली में, 2 लोग हैं साथ, वो टीम तो है, टीम के तरह ही काम करते, तभी घर पे खाना बनता है, तो हम लोग मज़े करते हैं। तो फाइनली ये सब चल रहा है मज़े करने के लिए, ऐसे मुझे लगता है। एटलीस्ट मेरा तो मोटो है कि हम लोग को मज़ा करना है, फन करना है, फन है लाइफ में, और उसके लिए जो बेसिक नीड्स है वो हमको कंप्लीट करनी है। तो आप शायद करोड़पति रह सकते हैं, लेकिन अगर आपको फैमिली आपके साथ खुश नहीं है तो उसमें कुछ मज़ा ही नहीं है। राइट। तो फाइनली एज अ टीम मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा जेन्युइन आपके तरफ से रहो। अगर आप बहुत ज़्यादा जेन्युइन है तो दिख जाता है वो, और जितने आपके टीम मेंबर्स हैं ना, आप जेन्युइन उनको इक्वल ट्रीट करोगे ना, एक तो अपने हिसाब से इक्वल है, ऐसा नहीं कि वो सारे इक्वल है, मेरे ही इतने हैं वो, कि जितना मेरा से है उतना ही उनका से है। सिर्फ उन्होंने 2 राइट्स मुझे ज़्यादा दिए कि डिसीजन आप ले सकते हो। ओके। वो एक ही मतलब, और वो डिसीजन, वो राइट भी उन्होंने मुझे इसलिए दिया है क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे जो डिसीजन लेना है और जो सही डिसीजन है वही ये बंदा लेगा। तो आपका स्पेशली मुझे लगता है कि टीम हैंडलिंग से पहले आपका डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आप डिसीजंस क्या ले रहे हो, क्या सर्कमस्टेंसेस में क्या डिसीजंस ले रहे हो, और जो डिसीजंस ले रहे हो वो सबको बताओ कि मैंने ये सोचा है, हम लोग का ऐसा होगा, इसलिए हम लोग ये नहीं कर रहे, क्यों ये नहीं कर रहे, क्यों ये कर रहे हैं। अगर ये आपके टीम के साथ आप ट्रांसपेरेंटली बात करोगे तो इतना ज़्यादा उनका ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है ना, उसके बाद आप वो पूछना भी बंद हो जाओ। पहले भी वो नहीं पूछते, तो पूछने से पहले आप उनको उनका आंसर दे दो, नेक्स्ट टाइम से वो पूछना भी बंद हो जाएगा। ओके माइरस, दैट्स क्लियर इट। जब आप टीम हैंडल कर रहे हो, ओके टीम हैंडल हो रही है, ठीक है, सब कुछ सही है, जब फेस करना पड़ता है प्रॉब्लम, बिकॉज कभी कभी क्या होता है, टीम आपको समझ नहीं पाती है या फिर आप टीम को समझ नहीं पाते हो। सही है। जहाँ टाइम पे आपको टीम ना कहती है कि ये डिस्कशन आपका हो रहा है, अलग अलग फेजेस आते हैं कि टीम आपको समझ ही नहीं पा रही है, उन्होंने कहा कि नहीं ये डिसीजन सही नहीं है, तो वो आप कैसे फेस करते हो? क्योंकि सबको फेस करना ही पड़ता है, बिकॉज आप इतनी बड़ी मंच में जा रहे हो, अगर आप यूथ फेस्ट में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, आपने टीम को रेडी किया, वो टीम बिना फालतू में झगड़ा अगर कर रही है या फिर हो रहा है, तो आप कैसे मैनेज करते हो सर? देखो, सबसे पहले हम लोग डिसीजन तभी लेते हैं जो हमको सही लगता है, वो कि मैं अगर डिसाइड कर रहा, हाँ मुझे इस पॉडकास्ट पे बुलाया अगर, तो मुझे वो सही लग रहा है, इसलिए मैं हाँ बोल रहा हूँ कि हाँ जाना तो चाहिए, मुझे अच्छा लग रहा है, हाँ मैं जाऊँगा इस पॉडकास्ट पे। अगर मैंने एक डिसीजन लिया है, वो मुझे सही लग रहा है, तो एक तो आपके पास वो कन्विंसिंग पावर चाहिए, और झूठ भी नहीं बोल रहे ना हम लोग, सच तो बता रहे कि क्यों मुझे ये डिसीजन सही लगा। और उसके बाद भी अगर कोई आके बता दे कि नहीं भाई ये गलत था, तो उसके बाद एक्सेप्ट करना भी सीखना चाहिए कि हाँ भाई आदमी है, हो सकता है गलत, मैंने ये सोच के मैंने ये डिसीजन लिया, लेकिन शायद मेरा गलत हो गया। मेरा जो हम लोग बोलते कि कुछ हम लोग इंस्टिंक्ट पे काम करते हैं बहुत बार, तो मेरा शायद इंस्टिंक्ट गलत हो गया। तो अगर अपना एक्सेप्ट, क्योंकि दोस्त रहते हैं सारे टीम में, अगर आप दोस्त बना के, तो आपकी गलतियां भी माफ़ हो जाएंगी। और जो कि गलती आपकी इंटेंशंस नहीं थी, मुझे कि जानबूझ के मुझे क्या करना है, ये इसके साथ ये करना है, उसको ये बताना है, उसको हम लोग को गेम्स नहीं खेलना है। अगर आप जेन्युइनली गेम्स नहीं खेलोगे एक दूसरों के साथ, इसको छुप के वो बताओ, उसको ये बताओ, ये सारी चीज़ें आपने अगर बंद कर दिए या नहीं किए, तो उसके बाद के हर राइट और रॉन्ग डिसीजन भी चल जाते हैं। तो यही है, मुझे लगता है कि अगर जो कुछ झगड़े हैं ये, तो दोनों साइड, सबसे पहले क्या होता है कि उसमें से कोई तो मेरा ज़्यादा अच्छा दोस्त रह सकता है, या कोई तो मेरा ज़्यादा फेवरेट हो सकता है, तो वो अनबायस्ड आपका जो, बहुत बार क्या होता है, आप जज बन जाते हो, आपको बनना नहीं रहता, लेकिन आप जज बन जाते हो। और आप जज तभी बनते हो जब आपकी क्वालिटी रहती है जज बनने की। कोई आपको आके पूछता ना, ये देख इसने ये किया, मैंने ये किया, मेरे को बता कौन सही है, क्यों आपके पास लोग आके ये पूछते हैं? ट्रस्ट की कि ये अनबायस्ड ओपिनियन देगा, ये इसका फेवरेट है, इसकी साइड लेगा, ऐसा नहीं लगता है, ऐसा नहीं। तो वो आपको इमेज आपको धीरे धीरे आपको बिल्ड करनी पड़ती है कि नहीं भाई मैं अनबायस्ड डिसीजन नहीं लूँगा कुछ भी हुआ तो ये सब टीम कन्विंसिंग पावर, सच बोलना, ये 2-4 चीज़ें ही है कि, और ऑब्वियसली सबके बारे में सोचना, ये 2-4 चीज़ें कि टीम हैंडल हो जाती है। okay. टीम लीडर में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? मुझे लगता है कि टीम लीडर में ना
थोड़ा सा फ्यूचर देखने की क्वालिटी होनी चाहिए कि हम लोग अब अगर इधर से हम लोग ने टीम एज ए डिसाइड किया हम लोग इधर से निकलेंगे उधर, जो ट्रिप प्लान करते देखो दोस्तों में जो ट्रिप प्लान करते कि इधर से जाएंगे हम लोग वो स्टेशन पे उतरेंगे, तो फिर हम लोग को पता अगर स्टेशन पे हम लोग सामान लेके उतर रहे तो फिर हम लोग को एक गाड़ी चाहिए उधर से उधर जाने के लिए। तो ये जो फ्यूचर देखना है ना बहुत ही छोटी चीज़ है, लेकिन प्रॉब्लम आने से पहले उसका सॉल्यूशन हाथ में रहना है, क्योंकि वो प्रॉब्लम होता ही नहीं अगर सॉल्यूशन उसके हाथ में आने के बाद आपके पास जब सॉल्यूशन नहीं रहता तब वो प्रॉब्लम रहता है। जब वो नहीं तो तब तक वो सिचुएशन रहती है कि कोई तो आया, हाँ अभी क्या गाड़ी का क्या, हाँ नहीं अरे मैंने बुक कर लिया गाड़ी, तू टेंशन मत ले वो आ गई है। तो सारा प्री प्लानिंग पे चल रहा है। तो आई थिंक वो क्वालिटी होनी चाहिए। और बाकी जो मैंने बोला कि कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप ज़्यादा जेन्युइन होने चाहिए, सच होने चाहिए, आपकी सच्चाई बहुत ज़्यादा दिख जाती है। ओके सर, अभी करियर के बारे में बात करते हैं। एक्टिंग में पेरेंट्स को लगता है करियर नहीं है, ऐसा है? हाँ, बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है, और गलत भी नहीं है उसमें कुछ कि क्योंकि वो भी हम उन्हें ना अपने बच्चे का जो फ्यूचर है वो एक सिक्योर रखना है, गवर्नमेंट जॉब हो। हाँ, क्योंकि हर बेटी के बाप को गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो उन्हें लगता है कि सिक्योर हो, बट उन्हें ये नहीं पता कि करियर है या नहीं है। देखो करियर तो है, करियर नहीं है ऐसे बहुत सारा एक्टर, एक तो बहुत ज़्यादा वास्ट है, कुछ एज ग्रुप नहीं है कि मतलब जैसे स्पोर्ट्स में थोड़ा हो जाता है कि आप राइट आप 30 इयर्स के बाद आप नहीं सोच सकते कि अभी मैंने क्रिकेट खेलना चालू करना चाहिए। अगर आपको इंटरनेशनली खेलना है और आपको सीरियसली करियर उसमें करना है तो आपको तो वैसा तो है नहीं एक्टिंग का, टू बी वेरी फ्रैंक। वो एक एडवांटेज है कि आप 60th ईयर को भी चालू कर सकते कि हाँ मैं अभी 60 साल का हूँ लेकिन मुझे अभी एक्टिंग करनी है। ये प्लस पॉइंट है कि उसको कुछ एज नहीं है, कुछ एज लिमिट नहीं है। आप 90 साल को भी कर सकते हो, 40-45। जैसे कि बहुत सारे एक्टर्स हम लोग देखते कि जो फेमस या उन्होंने काम ही चालू, मतलब बहुत सारों ने स्ट्रगल 19-20 साल किया, उसके बाद वो लोग दिखना चालू है। लेकिन बहुत सारे एक्टर्स ने चालू ही किया 40-50 साल के बाद। तो पहले जॉब करते थे, बीच में उनको इंटरेस्ट आ गया, मतलब पहले करते थे, बहुत पहले एक्टिंग करते थे, लेकिन बाद में लाइफ ने जॉब करना चालू किया, लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसा आ गए, तो फिर वो कहीं पे सेटल हो जाते हैं जॉब में। तो उनको फिर से ऐसा लगता है कि यार मेरा पैशन मुझे बुला रहा है, तो मैं अभी मेरा जो फैमिली ड्यूटीज़ है वो तो सारी कर ली, तो मैं निकल जाता हूँ अभी। तो आपको एक्टिंग का वो एक प्लस पॉइंट है कि करियर वाइज जो पेरेंट्स को लगता है, जो कि सही है, क्योंकि नादान होते हैं बच्चे सारे, तो वो वही सोचते कि हाँ जो करना है वो करो लेकिन कमाओ। तो जो कमाओ वाला जो पॉइंट है, तो उनको बहुत ज़्यादा क्लियर है कि कमाओ मतलब वो जॉब से ही होगा ना, कमाना तो एक तो जॉब से है, नहीं तो कई सारे माइंडसेट ऐसे होते कि नहीं तो बिजनेस करो। एक्टिंग क्योंकि देखो आपके ना फैमिली मेंबर में कोई ना कोई तो जॉब करने वाला रहता है और कोई तो बिजनेस करने वाला है। आपके फैमिली मेंबर आपको एकदम कि हाँ मेरा बुआ का बेटा है जो एक्टिंग करता है, हार्डली कोई रहता है। तो फिर वो करियर हो सकता है, वो फैमिली में बहुत एक हाथ दूसरा आदमी कोई तो रहता है जो कि करता है, तो फिर वो दिखता ही नहीं किसी को कि फैमिली में चेंज आ जाएगा पूरा, वो फिर चेंज आ जाएगा और कोई एक्सेप्ट ही नहीं करके, क्योंकि उनको आजू मम्मी पापा को आजू बाजू में दिखता ही नहीं है कोई कि जिसका एक्टिंग की वजह से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, और क्योंकि उनको जो दिख रहे वो तो स्टार्स है। तो मेरा बेटा स्टार होगा, मुझे तो चाहिए मेरा बेटा स्टार होगा, लेकिन मुझे पता नहीं कि कैसा होगा। सबको वो लेवल दिखता है स्टार्स का, वो तो आई थिंक उनकी सैक्रिफाइसेस नहीं। आई थिंक पेरेंट्स तो सोचेंगे ही कि उनके बच्चे का लाइफ सिक्योर्ड हो। आई थिंक आपको अगर सच में एक्टिंग में करियर करना है तो वो आप कन्विंस करो, और वो कन्विंस करने के लिए आप सबसे पहले वो सीखो, इतना सीखो कि आप भी कह सकते कि यार मैं सीख गया अब मैं एक्टर हो सकता हूँ। उतना अगर आप सीखोगे उतना अगर, और वो भी है कि जैसे डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं, उनको बोलते कि हाँ मेरा मैं MBBS का हो गया, उसके बाद सर्जन, जो कि वो लोग क्या बोलते कि मैं अभी ये हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वो देखो कभी ये नहीं बोलते कि मैं डॉक्टर हूँ, प्रैक्टिस करते। वो लोग एट द एंड तक उनको जाने तक वो क्या करते तो प्रैक्टिस करते। उनका सर्जरी रहेगा या कुछ भी रहेगा, डेंटिस्ट रहेगा, दे कॉल इट प्रैक्टिस। तो वैसे ही एक्टिंग भी है कि आप टेक्निकल्स बहुत सारे चीज़ सीख लेते हो कि हाँ अगर ये कैमरा ये लेंस लगे, मुझे ऐसे खड़ा रहना है, मुझे ये करना है, मैं इधर से दिखूंगा, वो करूँगा। ये तो सारे टेक्निकल चीज़ें, वो आप उसको एक्सीलेंट करना ही है आपको उसमें। लेकिन उसके बाद ये है कि आना तो एक्टिंग ही चाहिए आपको। तो उतना एक्टिंग सीख लो कि आप 4 जगह पे खड़े रह के एक्टिंग कर सकते हो। तो आप घर पे भी कन्विंस कर सकते हो कि भाई ऐसा है, दिखाओगे ना फैमिली को कि हाँ इसमें करियर है, मैं कुछ कर रहा हूँ लाइफ में। और अभी का प्लस पॉइंट ये है कि कॉलेज से सब लोग चालू कर रहे हैं कि कोई तो BMM का स्टूडेंट है, उसको शॉर्ट फिल्म बनाना है और कुछ, तो आपको ना एक्सपेरिमेंट करने का बहुत सारे चांसेस मिल जाते हैं। जैसे कि मैं भी सबसे पहले जब वज़े कॉलेज में गया था
तो उसके बाद मैंने उधर की थिएटर कमेटी ज्वाइन की, विथी नाम की एक कमेटी हम लोग की। तो वो उधर उसमें मैं था एक 5 या 6 साल था। तो तभी बहुत सारे स्टेज के सारे एक्टिंग के रूल्स थे, या बहुत ज़्यादा जो एक्सपीरियंस रहता है, हम लोग का एक इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन रहता है, जैसे आपने बताया यूथ, तो यूथ और बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिशन्स है कि जो करके करके वो एक्सपीरियंस आ जाता है। विथ एक्सपीरियंस वो हम लोग करके करके कि हाँ अभी हम लोग बोल सकते कि कहीं पे हम लोग को बुलाओ, हम लोग कर सकते हैं काम, तो वो हो जाता है। तो वो होने के बाद 4 जगह पे आपका काम दिखने के बाद आप अपने माँ बाप को कन्विंस कर सकते हो कि हाँ मैं इसमें सीरियस हूँ, ये जस्ट हॉबी नहीं है। और मेरा तो ये भी कहना है कि अगर सिर्फ हॉबी भी हो तो भी कर लो, एज इन करियर नहीं लेकिन हॉबी भी हो, क्योंकि सबसे बेस्ट मुझे लगता है कि थिएटर ये सबसे बेस्ट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स है। तो अगर आप कॉलेज में हो और आपके कॉलेज में अगर एक थिएटर कमेटी है तो आप एक्टर बनने के लिए मत जाओ सिर्फ, लेकिन जाओ, क्योंकि उधर आप जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपकी जो होगी ना वो शायद कोर्सेस में भी नहीं होगी। क्योंकि क्या है, अभी भी आप जो कर रहे हो, मैं जो कर रहा हूँ, लाइफ में हम लोग जॉब करें या कुछ भी करें, हम लोग को करना क्या है फाइनली, कि आपको कहीं पे खड़े रह के कुछ तो बताना है, किसी को कुछ तो स्टोरी बोलनी है। और वो जो स्टोरी टेलिंग आपकी बढ़ जाती है ना बाय डूइंग ये थिएटर एक्टिविटीज़, या मैनेजमेंट सीखते कि टीचर्स को जाके कन्विंस करो बजट के लिए, वही तो हमको लाइफ में बाकी करना है कि सर मेरा ये प्रोजेक्ट है, ये असाइनमेंट है, बाहर जाके जब आप जॉब करते हो वही आपको करना है, किसी को तो कन्विंस ही करना है। मिलता है एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा जो आपको इंटर्नशिप में मिलता है ना, उससे बहुत ज़्यादा आपको थिएटर एक्टिविटीज़ में मिल जाता है। मेरे जैसे हमारा पॉडकास्ट है सुसाइड के ऊपर एंड स्टूडेंट्स के ऊपर, कि लोगों ने अपनी रियल लाइफ से क्या सीखा है, उन्हें क्या फेस करना पड़ा है। सो आपसे करते हैं कि आपने कभी ऐसा फेस किया है, कोई ऐसा टाइम, जैसे मैं आपको अपना एक्सपीरियंस देता हूँ, मैंने आपको अभी बताया भी था, जब हमारी सिचुएशन आई कि हमें किसी एक चीज़ को चुनना था। मुझे मेरी लाइफ में खड़ी थी कि इंटरव्यू दूँ जहाँ पे मैं प्रेसिडेंट हूँ, या फिर मेरा आरटीटी संभालूँ। जब मैंने आरटीटी देखा कि लाइफ में अगर आप 2 बोट में खड़े हो आप गिर जाओगे, बट अगर आपने एक चीज़ को चुना और सही से 100% दिया तो आप सक्सेस हो गए हो गए। मैंने आरटीटी को चुना एंड आज हम यहाँ पे। आपके लाइफ में कभी ऐसा कुछ आया कि आपको एक चीज़ चुननी है? 11th-12th के बाद था ऐसा ऑप्शन कि इंजीनियरिंग करना है या फिर वही कॉलेज में कंटिन्यू करके थिएटर एक्टिविटी भी चालू रहेगी। और मुझे उसमें वो मुझे पसंद आने लगा था थिएटर एक्टिविटी, मुझे मतलब ऐसा लगता था कि कुछ तो लाइफ में मैं कर रहा हूँ। तो फिर ना मुझे ऐसा तभी लगा था कि, क्योंकि बताया तो यही था कि मैं साइंस करूँगा, उसके बाद इंजीनियरिंग, ये जो मेरा स्कूल से जो प्लान था कि इंजीनियरिंग करेंगे और ये सब, लेकिन मुझे शायद इंजीनियरिंग की जाते हैं इंडिया में, क्या पता मुझे। और मेरा ऐसा तो नहीं था कि मतलब फैमिली प्रेशर था इंजीनियर बनो इंजीनियर। उन्होंने अगर मैंने बोलता मुझे आर्ट्स लेना और मुझे ये करना, तो भी मुझे तो फैमिली प्रेशर नहीं था पर्सनली, लेकिन मुझे इंजीनियरिंग जेन्युइनली पसंद था। मतलब मशीन्स और ये सब सारी चीज़ें मतलब अट्रैक्ट करती थी कि हाँ यार ये हमें समझना चाहिए, क्योंकि समझता नहीं था ना इंजिन्स क्या होते हैं समझ, लेकिन क्या होता है इसके अंदर, क्या वो जो क्यूरियोसिटी है ना उसके वजह से बहुत इंटरेस्ट था। लेकिन वो बीच में जब थिएटर समझा और ये, तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे इससे ज़्यादा इसमें थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है। मतलब है मुझे अभी भी बहुत प्यार है फिजिक्स और ये सब में, लेकिन मुझे इसमें थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो ये मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। तो फिर मैंने तभी 11th-12th होने के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरा एडमिशन भी हुआ, एडमिशन एज इन लिस्ट में नाम लगा था। तो तभी मैंने डिसीजन लिया था और मम्मी पापा को खड़े करके बोला था कि ऐसा ऐसा है, लेकिन मुझे करना ही इसमें ही है, और आई प्रॉमिस कि मैं ये होने के बाद कुछ तो अच्छा ही करूँगा इसमें। सो मतलब अभी भी ट्राई कर रहा हूँ कि जो प्रॉमिस दिया है, और वो ऐसा है कि अगर आपको जॉब लग गई तो वो प्रॉमिस कंप्लीट हो जाता है कि हाँ आपको जॉब लगे। इसका ऐसा है कि वो प्रॉमिस आपको रोज़ कंप्लीट करना है कि आज मेरे पास प्रोजेक्ट्स है, कल शायद नहीं रहेंगे, परसों फिर से है, तो वो आज प्रॉमिस कंप्लीट किया कल नहीं किया, वो तो अप डाउन आने ही वाला है। लेकिन उसके लिए अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड हो तो वो थोड़ा सा कम दुख होता है उसका, क्योंकि या आप प्रिपेयर्ड हो तो आपको फेस कर लेते हो आप इजीली थोड़ा। ओके, आपने फेस देखा है। आप कभी सुसाइड वाला टाइम पे है आपका? सुसाइड वाले इसमें तो ऐसा कभी तो हो जाता है, लेकिन एज इन सुसाइड इतनी बड़ी चीज़ नहीं, लेकिन कि यार मैं लाइफ ही मेरी ख़त्म कर देता हूँ, इतना वाला बुरा कभी हुआ नहीं आज तक। क्योंकि गॉड गिफ्टेड है। हाँ, लोगों को लगता है कि नहीं, क्योंकि लाइफ में अलग अलग फेजेस आते हैं, अलग अलग ऐसे फेजेस भी आते हैं कि आपको लगता है कि 100% चला गया और 99% चला गया, 1% बाकी है, फिर वापस से शुरुआत करना, और वो हर कोई नहीं कर पाता। वो ना वो मोमेंट रहता है कि तभी आपको लगता है कि यार
मतलब सुसाइड नहीं, लेकिन ना मैं अभी शायद मैं ज़िंदा नहीं रहना चाहता, बस वो वाला जो मोमेंट रहता ना, आई थिंक वो मोमेंट आपको ओवरकम करना है और मतलब डिसाइड करके, मतलब तभी पूरा का पूरा इमोशंस ने ओवर पावर कर लिया है खुद को कि मुझे मतलब बस आई वांट टू गिव अप। तो आई थिंक यू शुड कंट्रोल, मतलब इधर से थोड़ा कंट्रोल कर लिया ना बॉडी को, आप थोड़ा मशीन की तरह अगर समझ लिया कि ये तो है मशीन्स, तो आई थिंक तभी आप अगर थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया आपने खुद के ऊपर, आपको अगर समझा, आप बेसिकली क्या है, बहुत लोग बोलते हैं यार ज़िंदगी आपको ऑब्जर्व करना चाहिए, आपको सबसे ज़्यादा आई थिंक खुद को ऑब्जर्व करना चाहिए कि मैंने क्या करने के बाद कि मैंने ये खाया तो मुझे ना थोड़ा मेरा पेट खराब हो जाता है। ये जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं ना खुद को कि मैंने ये किया, अरे मेरे थोड़ा मैं अगर लेट सोया ना तो मैं जब सुबह उठता हूँ तो मेरा ये होता है वो होता है, ये जो छोटी छोटी चीज़ें ना हम लोग बॉडी को जो ऑब्जर्व करते हैं वो थोड़ा और बड़े चीज़ पे थोड़ा करना चाहिए कि मतलब क्या करने के बाद मुझे क्या, मतलब अगर मैं दुखी हूँ तो मुझे क्या करने के बाद खुशी मिलती है। तो अगर ये मैंने डिसाइड कर लिया कि हाँ नेक्स्ट टाइम अगर जब मैं दुखी रहूँगा और जब वो इमोशंस ओवर पावर हो रहे तो आई विल मेक श्योर कि जिससे मुझे खुशी मिलती है मैं वो करूँगा बाय डिसाइडिंग। ऑब्वियसली मेरी तभी वो इच्छा नहीं है कि मुझे वो करना नहीं है, मुझे क्योंकि मैं अभी दुखी हूँ तो आपको वो दुखी भी वो इमेजिन करना रहता है, आपको वो एक्सपीरियंस करना रहता है और तभी आप नहीं सोचते हो बाकी कोई। तो आई थिंक तभी ये होता है कि एक आवाज़ अंदर से आनी चाहिए कि नहीं अभी जो खुश रहने के लिए जो करना है वो करो, बाद में का बाद में देख लेंगे। तो आई थिंक वो थोड़ा सा कंट्रोल अपने आप पर तभी आएगा जब हम लोग ज़्यादा समझेंगे। हम दुनिया समझने में इतना बिजी हो जाते हैं कि कभी कभी खुद को नहीं समझ पाते। तो आई थिंक खुद को समझना थोड़ा सा हम लोग ने एक्सपीरियंस करना अभी चालू करना चाहिए, वो एक चीज़ है। और मुझे लगता है कि अगर सुसाइड करने का अगर कोई सोच रहा है, आई थिंक वो बंदा सबसे गट्स वाला बंदा है, ऐसे मुझे लगता है कि अगर आप लाइफ में सुसाइड करने का सोच सकते हो तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। कि अगर आपको लग रहा है कि मैं मेरी लाइफ गिव अप कर सकता हूँ और मुझे करनी है अभी, तो आई थिंक अगर तुम लाइफ गिव अप कर सकते हो तो बाकी लाइफ के प्रॉब्लम्स बहुत ही छोटे हैं उसके सामने। थोड़ी हाई थिंकिंग। हाँ, तो इधर तक आपका अगर जा रहा है सोच, आपकी इधर तक सोच जा रही है कि नहीं यार मुझे लाइफ ही गिव अप करने, तो आई थिंक तभी ये सोचो कि इससे तो छोटा ही प्रॉब्लम है मेरा। राइट। और बहुत ज़्यादा छोटा है, इससे तो बहुत ही छोटा। अगर मैं लाइफ गिव अप करने का सोच भी सकता हूँ, करना भी नहीं बोल रहा, मैं सोच भी सकता हूँ, तो मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये एक सोच अगर तभी आपने ये एटलीस्ट, शायद ये बहुत झूठी रहेगी सोच, लेकिन अगर ये मैंने मैन्युपुलेटिव मोड में भी अगर मैंने दिमाग में डाल के रखी तो शायद वो मुझे वो पॉइंट में मुझे वो चीज़ मोटिवेट करेगी। तो मुझे लगता है कि अगर हम लोग को पता है कि क्या चीज़ मुझे डीमोटिवेट करते हैं, तो उधर आपको एक, जैसे कुछ तो बोलते हैं देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि ऑलरेडी एक पाइथन, हाँ पाइथन या कुछ बोलते हैं, देखो मुझे भी पता नहीं, मैंने कुछ कभी पढ़ाई नहीं किया, कि उधर ऑटो मोड पे एक डाल दो कि अगर मुझे ये डीमोटिवेशन पे अगर मैं ये पॉइंट तक आ गया तो उसके लिए एक मोटिवेशन ऑन रखो ऑलरेडी, कि ये अगर इधर तक, जैसे ट्रेड मार्केट या शेयर मार्केट में होता है ना स्टॉप लॉस होता है, तो वो डाल के रखो स्टॉप लॉस कि इधर तक लॉस मैं झेल लूंगा, लेकिन इसके आगे का स्टॉप लॉस आप ऑलरेडी डाल दो कि इधर तक गंदा हो गया ना, बस इससे ज़्यादा नहीं करूंगा। तो वो आई थिंक वो होना चाहिए। तो वही है सुसाइड के लिए मेरा एक अलग वे से देखा है। हाँ, और ये मुझे बहुत यूनिक लगा। मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं है कि वो गट्स एंड ऑल, क्योंकि ये अलग थिंकिंग हो गई। ओके, लास्ट एंड कम टू द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारी टीम ने बनाया, जो मुझे भी आई थिंक ज़्यादा तक पता नहीं है। लेट्स स्टार्ट करते हैं। एंड मैं फर्स्ट ना आपको जैसे बताया था, मैंने एक आपको वर्ड दूंगा, आपको उसका मतलब बताना है। मतलब बताना है। ओके, मतलब आपको क्या लगता है उस वर्ड को सोच के। ओके, टीम आई थिंक देखो अभी तक तो थिएटर ही किया, तो मुझे ना टीम बोलने के बाद थिएटर ही आता है दिमाग में, क्योंकि थिएटर एक्टिविटी ना टीम के बिना होती नहीं है। मतलब बहुत बार अगर आप प्ले देखोगे और अकेले बंदे का प्ले है तो तभी भी उसको टीम ही लगती है। तो मेरे लिए तो टीम तो मतलब थिएटर ही है, थिएटर या एनी आर्ट फॉर्म। आई थिंक एनी आर्ट फॉर्म, एज इन आप सिनेमा देख लो, वेब सीरीज देख लो या कुछ भी देखो, एक टीम के वजह से होते हैं। राइटर तो सिर्फ लिखता है, डायरेक्टर डायरेक्ट करता है, लेकिन वो सब एग्जीक्यूट एक टीम ही करती है। ओके, रिस्पेक्ट तो मैं कहूँगा कि एवरी लिविंग और नॉन लिविंग क्रीचर्स के साथ आपका होना, मतलब आई थिंक रिस्पेक्ट बहुत ही बढ़िया बात आपने पूछी, लेकिन रिस्पेक्ट के लिए मुझे लगता है कि लव और रिस्पेक्ट ऑलमोस्ट सेम है कि अगर आप, शायद मुझे तो लगता है कि लव से थोड़ा
थोड़ा इंपॉर्टेंट ही है रिस्पेक्ट, क्योंकि अगर आप रिस्पेक्टफुली, अगर हर आने वाले चीज़ को रिस्पेक्टफुली देखोगे, हर बंदे को रिस्पेक्टफुली देखोगे तो लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। कि नहीं तो अगर आप रिस्पेक्टफुली नहीं देखोगे ना तो आपको ये मेरे बारे में ये सोच रहा है क्या, ये हम लोग रिस्पेक्टफुली देखेंगे, हम लोग ये अंदर से सोचेंगे हर कोई अच्छा ही है, हर कोई अच्छा ही है। और ऑब्वियसली ये सब चीज़ में ऐसे नहीं रहना कि नहीं मैं मतलब इग्नोर करूँगा। अगर कोई आपको हिंट्स दे रहा है कि वो अच्छा बंदा नहीं है तो फाइन, लेकिन आप रिस्पेक्ट रखो, प्यार में रखो, आपके मम्मी पापा के साथ रखो रिस्पेक्ट। आई थिंक वो रिस्पेक्ट अगर आप रखोगे अपने काम से और लोगों से तो लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। और जब आप वो जो रहता है ना गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, तो आप दो पहले, वो उसका मत एक्सपेक्ट करो कि पहले उधर से आएगा, आप पहले दे के दो, पहले आप रिस्पेक्ट दो, आपको आगे से आएगा उसके बाद में। और अगर नहीं भी आए तो भी आई थिंक यही एटीट्यूड रखने के बाद अगर 100 लोगों के साथ आप लोग मिल रहे हो तो उसमें से 99 तो आपको रिस्पेक्ट दे ही देंगे। ओके महेश, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था, ये मेरी तरफ से। ओके, आपने लाइफ से क्या सीखा है? कुछ वर्ड्स में, कुछ छोटे से वर्ड्स में आपको क्या लगा है आपने लाइफ से सीखा है अभी तक? अरे आप जब टीम के लिए कुछ तो करते हो ना, और इन रिटर्न आप एक तो मतलब एक्सपेक्ट नहीं करोगे तो ज़्यादा थोड़ा खुश रहते हो, लेकिन आप एक्सपेक्ट नहीं करते और तभी टीम आपके लिए कुछ तो करती है ना, आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और ब्यूटीफुल थिंग। और लाइफ से मैंने यही सीखा है कि थोड़ा कम एक्सपेक्ट करोगे तो ज़्यादा खुश रहोगे। ये सबसे जो बेसिक है, क्लीशे है बहुत ज़्यादा, लेकिन बट यही है कि मुझे लगता है कि फाइनली हम सब लोग को करना क्या है, खुश तो रहना है। तो आई थिंक खुश रहना हमारे ही हाथ में है। मतलब आप दो आपका हैप्पीनेस किसी और के हाथ में, तो वो अगर बंदा अच्छा रहेगा तो खुश भी रखेगा आपको, लेकिन फाइनली अगर आप आपके कंट्रोल में रखोगे अपनी खुशी तो वो बहुत ज़्यादा ईजी होगी और आप गाड़ी के साथ चला सकते हो। ये मेरी खुशी है, मैं चलाऊँगा। हाँ, कभी तो दुखी भी हो जाऊँगा, फाइन, लेकिन फिर से भी खुश रहना मेरे हाथ में। किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना होगा। जैसा कि कभी जब छोटे थे तो पैसों के लिए किसी पे डिपेंड थे, या कुछ काम के लिए किसी पे डिपेंड कि भाई मेरा देख ले, ये मेरा काम है, ये मेरी प्रोफाइल है, देख लो, आप काम दे दो। ये सारे बहुत सारी चीज़ें कि हम लोग को वैसे भी सब लोग के ऊपर डिपेंड रहना ही है लाइफ में। एज ए ह्यूमन हमको सब पे ऊपर डिपेंड रहना है, लेकिन मुझे लगता है कि एटलीस्ट हैप्पीनेस खुद के ऊपर रखो, कि वो अगर आपके ऊपर रख दिया तो आई थिंक सबसे ईजीएस्ट हो जाएगा लाइफ इन जनरली। जिनको टॉलरेट करना है लाइफ को वो टॉलरेट कर पाएंगे, जिनको जीना है वो जी पाएंगे आई थिंक। ओके, लाइफ इज हैप्पीनेस। हैप्पीनेस। ठीक है महेश, ये था हमारा पॉडकास्ट। Yes. मुझे बहुत अलग फील हो रहा है आपके साथ बैठ के। आपका ऑरा बहुत अच्छा है एंड बहुत पॉजिटिवनेस है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट। वेलकम, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, थैंक यू।